हेलो बच्चों, सबको बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। आशा करता हूं आप सब लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। आई होप बच्चों ऑडियो और वीडियो क्लियर होगा, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो। सबको बहुत बहुत गुड आफ्टरनून है बच्चों। क्या हाल चाल है यार? आज तो आपको लाइव मिल रहे हैं बेटा। ठीक है, मंडे को आपको बिल्कुल, मंडे को क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में थी, ट्यूसडे को अपनी क्लास हो नहीं पाई थी और आज अपनी क्लास है। तो बच्चों आपको पता होगा वो इवेंट के सिलसिले में नोएडा गए हुए थे और आज भी बच्चों सीधा एयरपोर्ट से आपकी क्लास लेने ही आया हूं। ठीक है, आज हम अपने शहर जोधपुर आ गए हैं। ठीक है, जोधपुर शहर आ गए हैं और सीधा एयरपोर्ट से, अभी घर नहीं गए हैं, एयरपोर्ट से सीधा स्टूडियो आए हैं। आप लोगों से पढ़ेंगे, आप लोगों से बात करेंगे, क्लास लेंगे और क्लास लेने के बाद फिर घर जाऊंगा यार। तो सबको बहुत बहुत गुड आफ्टरनून बच्चों, क्या हाल चाल है यार? ठीक है, तो आज अपन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज, संवसन और गैसों के विनिमय का लेक्चर 4 है बच्चों। मतलब लगभग आधा चैप्टर हमने कर लिया है, आधा चैप्टर बाकी है, तो उसको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करेंगे। ठीक है बच्चों, और बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। सबसे पहली चीज, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करके और सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आप लोगों को भी ये ठान लेना है कि आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करनी है। और सबसे आसान चीज है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चीजों को आसान बनाना है। ठीक है, बोझ लेकर नहीं करनी है चीजें, आसान लेकर करनी है, आसान बना के करनी है, बिना शिकायत के करनी है, तो सब बढ़िया हो जाएगा बच्चों। ठीक है भाई, तो आज क्या टॉपिक की बात करेंगे बच्चों? आज हम बात करेंगे गैसों का परिवहन, है ना भाई? आज हम किन टॉपिक की बात करने वाले हैं? गैसों का परिवहन, जिसमें हम बात करेंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो, अभी तक अपन क्या पढ़ चुके थे बच्चों? अभी तक हम लोग क्या देख चुके थे? हम लोगों ने सबसे पहले तो संवातन, ब्रीदिंग पढ़ा था बच्चों, श्वास। ब्रीदिंग में हमने पढ़ा कि सांस अंदर लेने पर हमने ऑक्सीजन को वायु से फेफड़ों में लिया। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों से बाहर निकाला, अंतःश्वसन और निश्वसन करा। उसके बाद हमने गैसों का आदान प्रदान देखा, कूपिकाओं से ऑक्सीजन कैसे रुधिर में आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से कैसे कूपिकाओं में चली गई। ये दो टॉपिक अपन देख चुके हैं बच्चों, है ना? तो अब एक सेकेंड, अगर मैं यहां पर क्या करने जा रहे हैं, आ जाओ। ठीक है बच्चों, तो अपन ने देखो बस क्या हुआ है। यहां पर ये तो वायु थी बच्चों, ये वायु है, ये अपने पास कूपिका या फेफड़े हो गए। ठीक है, ये हमारे पास रुधिर है और ये हमारे पास उत्तक है। अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं बच्चों? अभी तक हमने देखा ऑक्सीजन को अपन ने कूपिकाओं में लेकर आए और कार्बन डाइऑक्साइड को कूपिकाओं से बाहर भेजा। इस प्रक्रिया को अपन ने क्या कहा था बच्चों? ब्रीदिंग। ये प्रक्रिया कौन सी थी बच्चों? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग से अपन ने क्या देख लिया? ब्रीदिंग से अपन ने देख लिया कि ऑक्सीजन कूपिकाओं में आ चुकी थी और कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं से बाहर निकल गई। तो ये चीज तो अपन देख ही चुके हैं सर। फिर अपन ने बच्चों गैसों का आदान प्रदान देखा था। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा? गैसों का आदान प्रदान। इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ सर? ऑक्सीजन जो है वो रुधिर से कूपिका के क्षेत्र में आई और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये रुधिर वाला जो भाग है, ये रुधिर वाले भाग में आ चुकी है बच्चों, है ना? तो अब अपने पास ऑक्सीजन कहां आ चुकी है? यहां पर। ठीक है, अब हमको क्या करना है बच्चों? अब सबसे पहले इस ऑक्सीजन को रुधिर में परिवहन कराना है।
यही करना है बच्चों, इस ऑक्सीजन को रुधिर के माध्यम से उत्तक में भेजना है। हम क्या करना है बच्चों, सबसे पहले ऑक्सीजन को रुधिर के द्वारा उत्तकों में भेजना है और कार्बन डाइऑक्साइड को रुधिर के माध्यम से कूपिका के क्षेत्र में भेजना है। तो सबसे पहले आज अपन क्या बात करेंगे बच्चों, ऑक्सीजन। ठीक है मनीष जी, क्या हुआ बेटा? तो आज सबसे पहले बेटा कूपिका वाला तो सिस्टम अपन ने देख लिया था लास्ट लेक्चर में यार, वो मंडे को रिकॉर्डेड लेक्चर में देखा था बेटा। अब अपन यहां पर आज सबसे पहले ऑक्सीजन परिवहन की बात करेंगे। सबसे पहले अपन रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन पढ़ेंगे बच्चों, कि रुधिर में ऑक्सीजन कैसे जाएगा। तो गैसों के परिवहन में सबसे पहले अपन ऑक्सीजन का परिवहन देखेंगे, बच्चों। क्लियर बात है? तो ऑक्सीजन को कहां से कहां भेजना है बच्चों? ऑक्सीजन को कूपिका के रुधिर क्षेत्र से उत्तकों की तरफ भेजना है। क्लियर बात है बच्चों? क्लियर बात है? तो आ जाओ भाई। तो सबसे पहले अपन किसका टॉपिक आज हम बात करने वाले हैं? गैसों के परिवहन में। गैसों का परिवहन, और गैसों के परिवहन में सबसे पहले अपन आज किसकी बात करेंगे? ऑक्सीजन का परिवहन। और बच्चों बताओ, ऑक्सीजन का परिवहन कहां से कहां होगा? ऑक्सीजन का परिवहन कहां से कहां होगा? कूपिका के रुधिर क्षेत्र से उत्तकों की ओर, है ना। और ये ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होगा बच्चों? रुधिर में। ऑक्सीजन का परिवहन करेगा कौन? रुधिर के द्वारा। ठीक है बच्चों। तो ऑक्सीजन को कहां से कहां भेजना है बच्चों? ऑक्सीजन को कहां से कहां भेजना है? ऑक्सीजन को कूपिका के रुधिर क्षेत्र से उत्तकों की ओर भेजना है। अब दो तरीके से जाता है बच्चों ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन का रुधिर में परिवहन दो तरीके से होता है। एक तो गाड़ी में बैठकर, ठीक है, लगभग 97% ऑक्सीजन गाड़ी में बैठ के जाता है। गाड़ी कौन सी है सर? गाड़ी कौन सी है सर? हीमोग्लोबिन। गाड़ी कौन सी है बच्चों? हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन का परिवहन सुन लेना बच्चों, ऑक्सीजन का परिवहन 97% ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ रुधिर में जाएगा उत्तकों तक। ठीक है। और 2 से 3% और 3% जो है बच्चों, 3% ऑक्सीजन रुधिर प्लाज्मा में तैरते हुए जाएगा। क्लियर बात है बेटा? नहाए क्या यार आज? देखो बेटा, सुबह नोएडा थे हम लोग। सुबह मेरी बेटा नोएडा था, मैं नोएडा से दिल्ली आया पहले कैब में। ठीक है, 11 बजे हमारी फ्लाइट थी। 11 बजे हम दिल्ली से बैठे फ्लाइट में, जोधपुर पहुंचे हम बेटा 12:30-1 बजे तक फ्लाइट में। फिर वहां से सीधा 12:30 बेटा 1 बजे आप लोगों के यहां पहुंचा हूं। ठीक है, घर भी नहीं गया हूं यार। ये देखो बैग लेके गया था यार, बैग लेके वापस आया हूं। ठीक है, तो सीधा एयरपोर्ट से आया हूं यार। क्लास का आपका नुकसान नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आपका क्लास का नुकसान नहीं होगा। थका हुआ हूं, नींद नहीं हुई है, बट आपकी क्लास लेके जाके रेस्ट कर लूंगा। ठीक है यार। तो नहाए क्या यार आज? तो पूरा सोचो, आज सुबह तो मैं नोएडा था, नोएडा से दिल्ली आया, दिल्ली से जोधपुर पहुंचा हूं, बैग यहीं पड़ा है यार अभी तक। ठीक है, तो यार आप लोगों के लिए आए हैं तो कोशिश करो आप भी सीख लो मेरे साथ यार। ठीक है, क्लियर बात? कल तो बेटा क्लास सबकी कैंसिल ही हो गई थी यार। ठीक है ना। तो अपने पास सुन लो यार, ऑक्सीजन के परिवहन की बात हो रही है।
हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? ऑक्सीजन का परिवहन। तो ऑक्सीजन दो तरीके से, कितने तरीके से बच्चों? दो प्रकार से ऑक्सीजन का परिवहन हो रहा है, दो प्रकार से। 97%, ठीक है, 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा बच्चों। तो पहला तो क्या है अपने पास? 97% ऑक्सीजन किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर, हीमोग्लोबिन से जुड़ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में स्थानांतरित होता है। तो 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहन दर्शाएगा। सही बात है बच्चों। और सर बाकी 3% ऑक्सीजन, 3% ऑक्सीजन रुधिर प्लाज्मा में घुलनशील रूप में स्थानांतरित होगा। समझ गए भाई? ऑक्सीजन को कहां से कहां भेजना है? सुनो, वापस देख लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोगों को ऑक्सीजन का परिवहन कराना है। ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होगा? रुधिर के द्वारा होगा सर। और कहां से कहां भेजना है ऑक्सीजन को? कूपिका का जो रुधिर क्षेत्र है वहां से उत्तकों की ओर भेजना है। तो दो तरीके से जा रहा है बच्चों ऑक्सीजन, दो तरीके से ऑक्सीजन जा रहा है। 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा। हीमोग्लोबिन कहां मिलता है बच्चों? आरबीसी में। हीमोग्लोबिन इतना तो आपको पता ही होगा, हीमोग्लोबिन किस में मिलता है सर? हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है वो आरबीसी में मिलता है ना, लाल रंग का। तो 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में उत्तकों तक पहुंचेगा। और बाकी बचा हुआ 3% ऑक्सीजन रुधिर प्लाज्मा में तैरते तैरते जाएगा। आई बात सबको समझ में? बेटा जिन लोगों की पहली क्लास है, एक तो सबका बहुत बहुत स्वागत है बेटा, बट ये टॉपिक थोड़ा बीच में चल रहा है बेटा। श्वसन का चौथा लेक्चर है बेटा। हम लोग मानव कार्यकी पढ़ रहे हैं ना, तो मानव कार्यकी में चौथा लेक्चर है बेटा। तो जिनकी पहली क्लास है सबको बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है बेटा। लेकिन हो सकता है कि थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी क्योंकि क्लास का टॉपिक बीच में चल रहा है बेटा। तो इसके पहले 2-3 लेक्चर जरूर देखिएगा बच्चों, ठीक है? यहां तक सबको? बेटा एम्स के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं बेटा? वो कट ऑफ पे डिपेंड करता है बेटा, ठीक है ना? वो कट ऑफ पे डिपेंड करेगा बेटा। तो 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा जाएगा और 3% रुधिर प्लाज्मा में घुलते हुए जाएगा। इतनी समझ बात है बच्चों, ठीक है? अब हम किसकी बात करेंगे? अब सुनो, सबसे पहले ये हीमोग्लोबिन के साथ कैसे जुड़ के जाएगा उसकी बात करेंगे। यहां तक सबने नोट कर लिया बच्चों? चलो अब आ जाओ, अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, आ जाओ। अब सुन लो, यहां पर मैंने ले लिया, सुन लो, एच बी। एच बी को हम क्या कह रहे हैं सर? हीमोग्लोबिन, है ना बच्चों? एच बी का मतलब क्या हो गया बच्चों? एच बी को अपन हीमोग्लोबिन कह रहे हैं, ठीक है? एच बी को हम क्या कह रहे हैं बच्चों? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है। भाई हीमोग्लोबिन किसके साथ? ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ेगा? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा। और हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ेगा ना बच्चों, तो आपके पास क्या बनेगा? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या बन रहा है बच्चों? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना।
तो हमारे पास क्या हुआ बच्चों, ध्यान से सुनना। अब अपने पास हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। हां बेटा, अब की बार सीबीटी से ही टेस्ट होगा बेटा, बिल्कुल। अब इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, आपको सबसे पहले क्या क्या चीजें याद रखनी है इसमें, सुनो। देखो बच्चों, आप समझो हीमोग्लोबिन एक गाड़ी का ड्राइवर है। हीमोग्लोबिन एक गाड़ी का ड्राइवर है। हम लोग क्या करते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं, घर से गाड़ी में बैठते हैं। मान लो अगर हम कैब कर रहे हैं बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, घर से कैब बुक करते हैं। वो कैब वाला आपको घर से कहां छोड़ देता है, रेलवे स्टेशन पे छोड़ देता है, और रेलवे स्टेशन पर किसी दूसरी सवारी को लेगा और उसको कहीं और पर छोड़कर आएगा। इसका मतलब जो ड्राइवर है बेटा, जो कार का ड्राइवर है, वो आपको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ रहा है। हीमोग्लोबिन भी यही है बच्चों। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन स्थानांतरण करने वाला प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन भी क्या करता है बच्चों, ऑक्सीजन को स्थानांतरण करने वाला प्रोटीन है। मतलब हीमोग्लोबिन क्या करेगा, इधर देखो, हीमोग्लोबिन क्या करेगा बच्चों, ये जो कूपिका का रुधिर क्षेत्र है, यहां पर ये हीमोग्लोबिन जुड़ेगा बच्चों, यहां पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा बच्चों। और फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो यहां पर वापस ऑक्सीजन को छोड़ देगा, वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन को छोड़ देगा ताकि वो उत्तकों में चली जाए। समझ रहे हो भाई, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ यहां तो जुड़ेगा, कूपिका के रुधिर क्षेत्र में तो जुड़ेगा, जुड़ने के बाद उसको उत्तकों तक लेकर जाएगा और उत्तकों में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा। इसका मतलब पहली चीज, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता भी है और ऑक्सीजन से टूटता भी है। मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो संयोजन है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो संयोजन है बच्चों, वो उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल है। रुधिर क्षेत्र, कूपिका के रुधिर क्षेत्र में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा, और जैसे ही उत्तक क्षेत्र में आओगे, जैसे ही आपके पास ये उत्तक क्षेत्र में आएगा बच्चों, उत्तक क्षेत्र में ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा, मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से निकलकर उत्तकों में चला जाएगा। तो अब आप समझो ये चीज। तो सुनो बच्चों, यहां पर क्या चीज है, सर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएंगे किन क्षेत्र में, सर कूपिका के क्षेत्र में। है ना, कूपिका का जो रुधिर है, कूपिका के क्षेत्र में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा बच्चों, और उत्तक क्षेत्र में ये टूट जाएगा, उत्तक क्षेत्र में ये टूट जाएगा। तो पहला पॉइंट आपको क्या पता होना चाहिए, पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का संयोजन या बाइंडिंग रिवर्सिबल होती है। पहला पॉइंट, हीमोग्लोबिन तथा ऑक्सीजन की बाइंडिंग, जिसको हम कह रहे हैं संयोजन, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग यानी संयोजन कैसा होता है बच्चों, रिवर्सिबल होता है। उत्क्रमणीय होता है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, कूपिका के क्षेत्र में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा और उत्तक क्षेत्र में टूट जाएगा। अर्थात कूपिका क्षेत्र में ऑक्सी हीमोग्लोबिन
का निर्माण प्रेरित होता है। और उत्तक क्षेत्र में क्या होगा बच्चों? उत्तक क्षेत्र में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन होगा तथा उत्तक क्षेत्र में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन यानी डिसोसिएशन होता है ना भाई? घर में तो आप गाड़ी में बैठ गए, घर में तो आप गाड़ी में बैठ गए और स्टेशन पे जाके उतर गए, तो आप ऑक्सीजन हो, आप ऑक्सीजन हो, गाड़ी हीमोग्लोबिन है। घर पर आप गाड़ी में बैठे, घर के बाहर आप गाड़ी में बैठे, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा, और रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद, रेलवे स्टेशन मतलब उत्तक में पहुंचने के बाद आप गाड़ी से निकल गए, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो गया। तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग रिवर्सिबल होती है, यानी उत्क्रमणीय होता है। अर्थात कूपिका के क्षेत्र में तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा और उत्तक क्षेत्र में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन होगा। आ गई बात सबको समझ में पहली। अब दूसरी देखो बच्चों, हीमोग्लोबिन अपना प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या होता है बच्चों? एक प्रोटीन। सुनना, हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन है, और हीमोग्लोबिन प्रोटीन में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं बच्चों। हीमोग्लोबिन जो है ना, हीमोग्लोबिन में 4 श्रृंखलाएं होती हैं। हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, और हर एक श्रृंखला से एक ऑक्सीजन जुड़ सकता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन में आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों? इसमें 4 श्रृंखलाएं मिलती हैं। यह हम पढ़ेंगे जैव अणु में। हीमोग्लोबिन में 4 श्रृंखलाएं होती है बच्चों, 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, और हर एक श्रृंखला से एक ऑक्सीजन जुड़ सकता है। तो बताओ, एक हीमोग्लोबिन फिर कितने ऑक्सीजन से जुड़ सकता है? एक चीज मुझे बताओ, एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन से जुड़ सकता है बच्चों? सर 4 से। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़ सकता है। आई समझ में भाई? हीमोग्लोबिन में 4 श्रृंखलाएं हैं बच्चों। हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है ना, वो 4 श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। हर एक श्रृंखला में एक ऑक्सीजन जुड़ सकता है, तो एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं। तो यह दूसरा पॉइंट याद रखना है बच्चों। दूसरा पॉइंट है कि एक हीमोग्लोबिन, मैं शॉर्ट में एच भी लिख रहा हूं बच्चों, एक हीमोग्लोबिन अधिकतम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स से जुड़ सकता है। क्योंकि एक हीमोग्लोबिन में बच्चों 4 श्रृंखलाएं होती हैं। एक हीमोग्लोबिन में 4 श्रृंखलाएं होती हैं, हर एक श्रृंखला से एक ऑक्सीजन जुड़ सकता है। ठीक है, 2 अल्फा और 2 बीटा, ये अपन जैव अणु में पढ़ेंगे बच्चों। बिल्कुल, हीमोग्लोबिन में 4 श्रृंखलाएं होती है, 2 अल्फा और 2 बीटा, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट इतना सबको क्लियर है सर, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ेगा। कहां पर जुड़ेगा? कूपिका के क्षेत्र में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, फिर रुधिर के द्वारा उत्तकों तक पहुंचेगा, और उत्तकों में वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा उत्तकों में, तो वियोजन प्रेरित होगा। हां सुभाष जी, नीट का भाषण, नीट का पेपर बेटा दोनों में होता है बेटा, दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा ना बेटा? बताओ यार, यहां तक एक बार सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? हां बेटा, हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन वो सब आगे पढ़ेंगे बेटा, अभी जैव अणु में जरूर। अच्छा अब सुनो एक बार, अब एक बार मेरी बात सुनना। तो अब सुनो मेरी चीज, अब ध्यान से,
अब ध्यान से सुनना बच्चों, मजा आएगा। अब मैं यहां पर क्या कह रहा हूं सुनो। यहां पर मैंने ले लिया कूपी का क्षेत्र, यानी एल्वियोलर साइट, और यहां पर मैंने ले लिया उत्तक क्षेत्र, यानी टिश्यू साइट। ठीक है बेटा, ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फिर डाउट देखेंगे बेटा, ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद डाउट देखेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, कूपिका के क्षेत्र में कमेंट करके देखो यार, काम की चीज है यार, सुन लो। कूपिका के क्षेत्र में मुझे बताना, कूपिका के क्षेत्र में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा या टूटेगा? कूपिका के क्षेत्र में, कूपिका के रुधिर क्षेत्र में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा या टूटेगा? कमेंट करके बताओ मुझे। आप बताओ बच्चों, कूपिकाओं के क्षेत्र में, कूपिकाओं के क्षेत्र में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा या टूटेगा? शाबाश बच्चों, बनेगा। कूपिका के क्षेत्र में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। तो कूपिका के क्षेत्र में, कूपिका के क्षेत्र में सारे कारक जो हैं वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने में काम करेंगे। तो कूपिका क्षेत्र में कारक जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन निर्माण को प्रेरित करते हैं, सही बात। कूपिका के क्षेत्र में ऐसे कारक होंगे जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन निर्माण को प्रेरित करेंगे। अब कौन कौन से बच्चों? देखो, कूपिका के क्षेत्र में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, अधिक PO2। PO2 का मतलब है ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज्यादा होगा। यार कूपिका के क्षेत्र में ऑक्सीजन ज्यादा होगा, कूपिका के क्षेत्र में ऑक्सीजन ज्यादा होगा। सर ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो ज्यादा हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो वो ज्यादा हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा बेटा। ठीक है, ये हो गया। फिर सर CO2, फिर लेकिन CO2 कम होती है सर। भाई ऑक्सीजन ज्यादा होगी, CO2 कम होगी, तो CO2 कम होती है। अब एक चीज सुन लेना बच्चों, अब एक चीज सुन लेना बच्चों, बेटा हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है कमलदीप जी। हीमोग्लोबिन के कारण ही तो हमारा रुधिर गैसों का स्थानांतरण कर सकता है। अब सुनो, CO2 का खास दोस्त, एक चीज याद रखना हमेशा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, CO2 का खास मित्र H+ होता है। चोली दामन का साथ है कार्बन डाइऑक्साइड और H+ का। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो H+ कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी H+ ज्यादा होगी। खास मित्र कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड और H+ खास मित्र हैं, साथ साथ होता है सिस्टम। तो अगर CO2 कम है बच्चों तो H+ भी कम होगा। हमेशा याद रखना, CO2 और H+ दोनों घनिष्ठ मित्र हैं यार, दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। तो CO2 कम तो H+ कम। अब मुझे बताओ, H+ कम होगा, इतनी केमिस्ट्री तो आप लोगों को पता ही होगी। यदि H+ कम है तो pH ज्यादा। मुझे बताओ, अगर H+ कम है तो pH ज्यादा होगा ना, और pH ज्यादा होगा इसका मतलब क्षारीयता। अरे pH ज्यादा होता है तो उसको क्षारीय अवस्था कहते हैं बेटा। P पार्शियल प्रेशर होता है, आंशिक दाब। यहां पर P का मतलब आंशिक दाब है बेटा। और कूपिका के क्षेत्र में तापमान भी कम होता है, कम तापमान। तो सुन लो, ये चार कारक हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन निर्माण को प्रेरित करेंगे। ऑक्सी हीमोग्लोबिन निर्माण, देखो कूपिका के क्षेत्र में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, कूपिका के क्षेत्र में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए कौन कौन से कारक चाहिए?
तो सर ऑक्सी हीमोग्लोबिन तब बनता है जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो उसका खास दोस्त है H+, H+ भी कम होगा। H+ कम होगा मतलब पीएच ज्यादा होगा, क्षारीय अवस्था होगी, और तापमान कम होता है। तो ये सारे कारक ऑक्सी हीमोग्लोबिन निर्माण को प्रेरित करेंगे बच्चों। अब मुझे बताओ सर उत्तक क्षेत्र में क्या होंगे? उत्तक क्षेत्र में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा या टूटेगा? अब आप लोग मुझे बताओ, उत्तक क्षेत्र में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा या टूटेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा या टूटेगा उत्तक क्षेत्र में? बहुत बढ़िया बच्चों, अरे क्या बात है, टूटेगा भाई। उत्तक क्षेत्र में क्या होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन होगा, टूटेगा। तो उत्तक क्षेत्र में ऐसे कारक होंगे, कारक जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन को, वियोजन का मतलब टूटना होता है बच्चों, डिसोसिएशन, कारक जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन को प्रेरित करते हैं। अब बताओ यार, बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे, सारे कारक उल्टे कर दो। अरे सारे कारक उल्टे कर दो यार, बहुत आसान है। जो कारक यहां पे थे उसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दो तो सर कम ऑक्सीजन, उत्तकों में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है, सर CO2 बढ़ जाएगी, CO2 बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी सर। CO2 बढ़ेगी तो CO2 का खास दोस्त क्या है? CO2 का दोस्त क्या है सर? H+, वो भी बढ़ेगा सर। अधिक H+, अधिक H+ का मतलब है कम पीएच, और कम पीएच का मतलब अम्लीय पीएच यानी अम्लीय वातावरण, और तापमान बढ़ जाता है, उत्तकों में तापमान ज्यादा हो जाता है। तो ये सारे कारक ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन को प्रेरित करेंगे बच्चों। आ गई, बिल्कुल उल्टा कर देना यार। जो कारक कूपिका के क्षेत्र में थे वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन निर्माण को प्रेरित कर रहे थे, अब जो कारक उत्तक क्षेत्र में है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ेंगे। ये सारे कारक ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन को प्रेरित करेंगे। बताओ यार, क्लियर बात है? क्लियर बात है ये चीज? अब डाउट देख लेता हूं, अब आप लोगों के डाउट देखते हैं यहां पर, फिर ग्राफ समझेंगे और फिर आगे सवाल करेंगे। अच्छा सुभाष जी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, दोनों लैंग्वेज में आएगा, घबराना मत सुभाष जी, घबराओ मत, मेहनत करते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बेटा कूपिका के रुधिर में कम हो रहा है। देखो मेरी बात सुनो, तापमान कब बढ़ता है? जब क्रिया होती है। उत्तक क्षेत्र में, उत्तक क्षेत्र में ऊर्जा बनती है, हमारे कोशिकाओं में उत्तकों में ऊर्जा बनती है, एनर्जी। अब ऊर्जा बनेगी बेटा तो तापमान बढ़ेगा ना, क्योंकि ऊष्मा के रूप में निकलेगी हीट, इसलिए तापमान उत्तकों में ज्यादा होता है बेटा हमेशा। ठीक है अंशिका जी, मैं ये टीम को बोल दूंगा बेटा, ये टीम से बात कर लेंगे बेटा अपन। शौर्य जी, टेम्परेचर बेटा उत्तकों की तुलना में कम होता है, कूपिका का जो रुधिर क्षेत्र है वहां पर तापमान उत्तक क्षेत्र से कम होगा बेटा। उत्तकों में तो ऊर्जा बनेगी, उत्तक या कोशिकाओं में तो ऊर्जा बनती है, ऊर्जा बनेगी तो तापमान बढ़ेगा। ठीक है, चलेगा शिवराज जी। बेटा हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज कितना होता है? रूही जी ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में, परिसंचरण वाला चैप्टर ना, उसे बताऊंगा। सामान्य हीमोग्लोबिन का मान होता है 12 से 16 ग्राम। हमारे व्यक्ति में, हर व्यक्ति के अंदर 100 ml रुधिर में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन की संरचना में हीम और ग्लोबिन पार्ट होता है, उसमें आयरन पाया जाता है। ये सब जैव अणु और क्या कहते हैं परिसंचरण में बताऊंगा बेटा, सब बताऊंगा यार, आपकी कोई चीज नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो हो सकता है अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे यार।
घबरा क्यों रहे हो आप लोग यार? पी का मतलब है बेटा आंशिक दाब। ऑक्सीजन के आगे पी है, CO2 के आगे पी है, ये पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब कहते हैं इसको। शिवराज जी बिल्कुल, और टेस्ट है बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट भी देना बेटा आप लोग। बिल्कुल सही बात है बेटा, कूपिका के रुधिर क्षेत्र में, ये सुन लो, कूपिका क्षेत्र मतलब है कूपिका के ब्लड क्षेत्र में, उत्तक के भी ब्लड क्षेत्र में ये बात हो रही है ना? हो तो ब्लड में ही रहा है, परिवहन तो रुधिर में हो रहा है ना बेटा, तो ये रुधिर कूपिका वाले क्षेत्र का रुधिर है, यहां पर उत्तक क्षेत्र का रुधिर होगा। ठीक है, चलो क्लियर है, अब आगे चल रहे हैं, आ जाओ बेटा। हीमोग्लोबिन सिर्फ गैसों का परिवहन करता है, हीमोग्लोबिन गैसों का परिवहन करता है। अब आ जाओ, अब हम किसकी बात करेंगे, सुनो, अब हम बात करेंगे सर ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन ग्राफ की। अब हम किसकी बात करेंगे? हम बात करने वाले हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन ग्राफ की। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन ग्राफ। क्या होता है, क्या मतलब है, सब बता रहा हूं आराम से। अब सर ये ग्राफ क्या है, आराम से समझेंगे, मजा आएगा बच्चों आप लोगों को, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे अपन। अब ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ग्राफ की बात करेंगे भाई। ठीक है ना? अब क्या है सर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ग्राफ, इसमें नीचे की तरफ तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब है, नीचे की तरफ ऑक्सीजन का आंशिक दाब है, और वाई एक्सिस पर होता है बच्चों प्रतिशत ऑक्सी हीमोग्लोबिन संतृप्तता, है ना? मतलब कितना प्रतिशत ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ा है। और ये ग्राफ होता है बच्चों, सुनना, इस ग्राफ का शेप कैसा होता है? एस आकार का या सिग्मोइड। ठीक है बच्चों, एक एक करके समझना। सबसे पहला सवाल, सबसे पहला सवाल सर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो वियोजन ग्राफ है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन ग्राफ का शेप क्या आएगा? अगर सीधा सवाल आ जाए सर ऑक्सी हीमोग्लोबिन ग्राफ का शेप कैसा होता है, तो सर उसका शेप होता है एस शेप या सिग्मोइड। यह पहला पॉइंट। और 360 डिग्री तैयारी करनी है, एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से अगर जोड़ना है, तो सर हमारे पास सिग्मोइड ग्राफ पता है और कहां होता है? जब हम इकोलॉजी पढ़ते हो, बॉटनी में जब आप इकोलॉजी पढ़ते हो, इकोलॉजी में आप समष्टि अभिक्रिया पढ़ते हो ना, चैप्टर जीव और समष्टि वाला चैप्टर, उसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ते हैं, तो उसमें एक एक्सपोनेंशियल होता है और एक लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट होती है, उसका ग्राफ भी एस शेप का होता है। ठीक है ना? तो अपने पास फिर और कहां होता है सर? ज्योमेट्रिक, अपन पादप वृद्धि पढ़ते हैं, पादप वृद्धि में भी अंक गणिकी एरिथमेटिक होती है और चर घातांक की वृद्धि होती है, वो भी सिग्मोइड होती है। 3 ग्राफ है आपके पास सिग्मोइड के एनसीईआरटी में। ठीक है, चलो, तो पहला चीज तो है सर ऑक्सी हीमोग्लोबिन ग्राफ एस आकार का सिग्मोइड होता है। अब इसमें काम की चीज क्या है सर? ठीक है, शेप तो, अब देखो बच्चों, काम की चीज यह है कि या तो ये ग्राफ, या तो ये ग्राफ बाईं तरफ शिफ्ट होता है, यानी जिसे हम कहते हैं शिफ्ट टू लेफ्ट, ठीक है, या तो ये ग्राफ बाईं ओर शिफ्ट होता है, सुनना, और या ये ग्राफ दाईं ओर शिफ्ट होता है, शिफ्ट टू राइट। हर साल सवाल आता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। दाएं तरफ
और हमको यह पूछा जाता है सर ये क्या है, ये ग्राफ लेफ्ट जा रहा है, ग्राफ राइट जा रहा है, क्यों जा रहा है? सुन लो एक चीज, ध्यान से समझना बच्चों मेरी बात ध्यान से। देखो हमारे पास कुल दो संभावनाएं, ध्यान से समझना। सर हमारे पास दो संभावना है। क्या संभावना है? सर पहली संभावना है कि या तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, समझो, या तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है या ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट रहा है, दो ही चीज है। या तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बढ़ेगा या ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा, दो ही संभावना है। तो सर सुनो, ग्राफ जब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, जब ये ग्राफ बाईं तरफ मुड़ रहा है, अगर ग्राफ सर बाईं तरफ शिफ्ट हो रहा है, अगर ग्राफ बाईं तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन निर्माण प्रेरित होता है। ठीक है, ग्राफ सुन लो बच्चों, अगर ग्राफ बाईं तरफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है। और अगर मैं आपसे कह रहा हूं सर ग्राफ दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट टू राइट, जिसको हम कहते हैं दाएं तरफ, अगर ग्राफ दाईं तरफ शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट रहा है। इसका मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट रहा है, वियोजन। अब देखो रट्टा नहीं मारना है, अब रट्टा नहीं मारना है, समझना है। सर क्यों ये सवाल तो आप कर लोगे कि सर ग्राफ लेफ्ट की तरफ है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, ग्राफ राइट की तरफ है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट रहा है, लेकिन कैसे सर? मतलब समझो, इधर आओ, इधर देखो सर ग्राफ को यार देखो, फिजिक्स आप पढ़ते हो ना, थोड़ा सा यार मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, मजा आएगा आप लोगों को। मैं नहीं चाहता कि आप लोग रट्टा मारो जीवन भर, कोई आपसे पूछे ऐसा क्यों, तो समझना आना चाहिए। देखो बच्चों एक चीज बता रहा हूं, मान लो एक वैल्यू है यहां पर, सुनो, ग्राफ है, यहां पर मैंने लिखा 30 और यहां पर मैंने लिखा 50। एक बार इधर देखो बच्चों, ये पॉइंट है ग्राफ। तो इधर सुनो, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब यह है कि जब ऑक्सीजन का मान 30 होता है, जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब 30 है, तो 30 ऑक्सीजन आंशिक दाब पर 50% ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना हुआ है। यही मतलब हुआ ना बच्चों? इसका मतलब यह है कि 30 ऑक्सीजन का मान जब 30 होता है तो 50% ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना हुआ है। इसको P50 कहते हैं। है ना? मतलब भाई 50% ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, 50% ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए 30 ऑक्सीजन चाहिए। यही मतलब हुआ। अब मुझे एक चीज बताओ, जब ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, अगर ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो लेफ्ट की तरफ 50% संतृप्तता के लिए, अरे सर कम ऑक्सीजन ही चाहिए। कम ऑक्सीजन पर ज्यादा संतृप्तता हो गई सर, कम ऑक्सीजन पर ज्यादा संतृप्तता है, मतलब ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है सर। और अगर ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, इधर देखो, अरे रे 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 रे, इस राइट का मतलब है सर 50% संतृप्तता के लिए 40 ऑक्सीजन चाहिए। अरे बाप रे, मतलब सर ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट रहा है। देखो समझो मेरी बात, सुनो, आप मार्केट गए, सुनो, फेविकॉल लेकर आए, सुनो, आप ऐसे बाजार गए, बाजार जाकर आप 2 फेविकॉल की ब्रांड लेकर आए, ठीक है, फेविकॉल ए और फेविकॉल बी।
ए फेविकॉल ने दो पेपर, एक लकड़ी को चिपका दिया। लकड़ी को चिपकाने के लिए आपको 20 बूंदें लगी, फेविकॉल की 20 बूंदें आपको लकड़ी को चिपकाने के लिए लगी, और फेविकॉल बी की 40 बूंदें आपको लकड़ी चिपकाने के लिए लगी। तो मुझे बताओ बेहतर फेविकॉल कौन सा हुआ? बेहतर बताओ कौन सा हुआ? बेहतर फेविकॉल ए वाला हुआ या बी वाला हुआ? जो 20 बूंदों से लकड़ी को चिपका रहा है, या 40 बूंद लग रही है चिपकाने के लिए? सर ए वाला, क्योंकि कम में वो ज्यादा चिपका रहा है। तो यहां पर भी देखो सर, कम ऑक्सीजन पर ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, कम ऑक्सीजन पर ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब सर जब ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, और राइट का मतलब है सर इतना ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, मतलब काफी ऑक्सीजन टूट रहा है। आई बात सबको समझ में? तो मुझे बताओ अब लेफ्ट की तरफ, ये लेफ्ट की तरफ कब होगा? ये होगा कूपिकाओं में। अरे भाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां बनता है बच्चों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां बनता है? सर ऑक्सी हीमोग्लोबिन कूपिका में बनता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कूपिका में बनता है, तो वो ग्राफ को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। और सर ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन कहां होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन कहां होता है सर? उत्तकों में। तो उत्तकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन हो रहा है, तो ग्राफ कहां की तरफ शिफ्ट होगा? राइट की तरफ, राइट की तरफ। आ गई समझ में? तो उत्तकों में ग्राफ को राइट की तरफ शिफ्ट किया जाएगा और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया जाएगा। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, यहां तक क्लियर है बच्चों? अब मुझे एक चीज बताओ, अब इस पे एक पोल करते हैं तब मजा आएगा। अब इस पर एक पोल करते हैं तब मजा आएगा बच्चों। आओ इस पे पोल करते हैं, अब इस पर पोल करते हैं, आओ तब मजा आएगा। ठीक है बच्चों, अब बताओ मेरे को, ध्यान से करना, कौन से कारक हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन ग्राफ को दाएं तरफ शिफ्ट करेंगे? कौन कौन से कारक हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन ग्राफ को दाईं तरफ शिफ्ट करेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन ग्राफ को दाईं तरफ शिफ्ट करेंगे बच्चों। ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन ग्राफ को दाईं तरफ शिफ्ट करेंगे। ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन ग्राफ को दाईं तरफ शिफ्ट करेंगे। देखें भाई, अरे यार बहुत अच्छा बच्चों, यार 80% बच्चों ने लगभग सही जवाब दिया है।
रॉबर्ट हुक, नेमार जूनियर, दिलकेश जी, मिस्टर शाह, मनीष, अवकेश, राधा सेनी, मनीष, प्रतीक यादव, अरे हम भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। देखो यार, दाईं तरफ शिफ्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब सर दाईं तरफ का मतलब है ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन होगा सर। ऑक्सीजन ये वियोजन कहां होता है सर? उत्तक क्षेत्र में। और उत्तक क्षेत्र में सर वियोजन होगा तो कब होगा सर? वियोजन जब होगा जब H+ ज्यादा होगा, CO2 ज्यादा होगा। आ गई बात सबको समझ में? एक और करते हैं, एक मजा और आएगा। अब एक सवाल और करेंगे बच्चों, बहुत अच्छा। अब एक सवाल और, नेक्स्ट सवाल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल है, पीएच बढ़ने पर, जब पीएच का मान बढ़ेगा, पीएच बढ़ने पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन ग्राफ कहां शिफ्ट होगा? पीएच बढ़ने पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन ग्राफ कहां शिफ्ट होगा? पीएच बढ़ने पर देखें बच्चों, पीएच का मान बढ़ेगा तो ग्राफ कहां शिफ्ट होना चाहिए? 60% बच्चों ने सही जवाब दिया भाई। रॉबर्ट हुक जी हैं, नेमार जी हैं, दिलकेश, अमीकेश, शाह, मोहम्मद, मनीष, लालचंद, अंजलि, विराट। इधर देखो यार बच्चों, इधर देखो, आ जाओ। सर पीएच बढ़ने पर, पीएच बढ़ेगा मतलब सर H+ कम होगा। अरे पीएच का मतलब H+ कम होगा, इसका मतलब सर ऑक्सी हीमोग्लोबिन निर्माण की बात हो रही है। और ऑक्सीजन निर्माण कहां होता है सर? कूपिका के क्षेत्र में। तो ग्राफ ऑक्सीजन निर्माण है तो सर ग्राफ कहां शिफ्ट होगा? बाईं तरफ। अरे भाई जब ऑक्सीजन निर्माण, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा बेटा, पीएच ज्यादा है तो H+ कम हो गया, उल्टा होता है ना। अगर पीएच का मान ज्यादा है तो H+ कम है, H+ कम है मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन निर्माण होगा, निर्माण होगा तो ग्राफ कहां शिफ्ट होगा? बाईं तरफ। आ गई बात सबको समझ में? अगर ग्राफ बाईं तरफ है तो इसका मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, ग्राफ दाईं तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट रहा है। उत्तक क्षेत्र, आ गई समझ में बात? तो बेटा पीएच बढ़ने पर, जब पीएच का मान बढ़ेगा मतलब H+ कम होगा, तो ग्राफ कहां की तरफ शिफ्ट होगा? बाएं तरफ। आ गई बात सबको समझ में भाई? बेटा कोई दिक्कत नहीं, जिनके पास पोल नहीं आ रहा क्या फर्क पड़ रहा है यार, जवाब सही देना चाहिए ना। ठीक है, जवाब सही देना चाहिए। और गलतियां, मैं हमेशा कहता हूं, गलतियां करना गलती नहीं है, गलतियों से सीख ना लेना वो गलती है। जब आप गलतियों से सीख लो यार, बिल्कुल गलती से सीख लो, मजा आएगा। चलो अब आ जाओ। अब देखो बच्चों, सामान्य अवस्था में क्या होता है? सामान्य अवस्था में 100 ml, अभी करेंगे और सवाल कराऊंगा।
सामान्य अवस्था में 100 ml ब्लड जो होता है बच्चों, सामान्य अवस्था में 100 ml ब्लड उत्तकों तक 5 ml ऑक्सीजन लेकर जाता है। तो अब आपको ध्यान में रखना है, पहला नोट क्या याद रखना है बच्चों? पहला आपको ध्यान में रखना है, सामान्य कार्य की अवस्था में ठीक है, सामान्य कार्य की अवस्था में 100 ml ब्लड 100 ml ब्लड 5 ml ऑक्सीजन उत्तकों तक स्थानांतरित करता है। समझ रहे हो? सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था का मतलब है हम लोग ऐसे हल्के फुल्के वॉक कर रहे हैं, जैसे अभी आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग हल्का वॉक कर रहे हो, ठीक है। तो सामान्य अवस्था में, नॉर्मल कंडीशन या सामान्य अवस्था में 100 ml ब्लड कितना ऑक्सीजन उत्तकों तक लेकर जाएगा सर? 5 ml लेकर जाएगा। लेकिन मान लो जब आप भाग दौड़ रहे हो, ज्यादा शारीरिक व्यायाम कर रहे हो, जिम जाकर वजन उठा रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, जब आप ज्यादा शारीरिक व्यायाम कर रहे हो तो आपके पेशियों को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। भाई अगर आप खेल कूद कर रहे हो, शारीरिक व्यायाम कर रहे हो, सीढ़ियां तेज ऊपर नीचे भाग रहे हो, तो आपके पेशियों को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए ना। उस समय 100 ml ब्लड आपकी पेशियों तक 15 ml ऑक्सीजन ले जा सकता है। ठीक है, तो एक नोट और याद रखना है बच्चों। नोट यह है कि अधिक शारीरिक परिश्रम या कार्य करने पर होने पर 100 ml ब्लड पेशियों तक 15 ml ऑक्सीजन स्थानांतरित करता है। ठीक है, एनसीईआरटी में तो ये वैल्यू दे रखी है बच्चों, एनसीईआरटी में सामान्य अवस्था में दे रखा है। एनसीईआरटी आपको कहती है सामान्य अवस्था में 100 ml ब्लड 5 ml ऑक्सीजन लेकर जाता है, सामान्य अवस्था में। लेकिन मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूं, जब आप ज्यादा व्यायाम कर रहे हो, जब आप ज्यादा शारीरिक बल यूज कर रहे हो, तब आपको ध्यान में रखना है 100 ml ब्लड पेशियों तक 15 ml ऑक्सीजन ले जा सकता है। ठीक है भाई, तो ये नोट है, तो वैल्यू है, याद रखनी है बच्चों। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको पहला पॉइंट दे रखा है 100 ml ब्लड 5 ml ऑक्सीजन लेकर जाता है, लेकिन मैंने यहां पर आपको ये बता दिया। ठीक है, तो ऑक्सीजन का परिवहन समझ आ गया बच्चों। ये तो अपन ने अब ऑक्सीजन की बात करी बच्चों। तो ऑक्सीजन कैसे जा रहा है? 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जा रहा है, और 3% रुधिर प्लाज्मा में घुलता हुआ जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब ऑक्सीजन स्थानांतरण के बाद, अब हम किसकी बात करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। अब हम बात करेंगे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। अब कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से कहां भेजना है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से कहां भेजना है? उत्तकों से कूपिकाओं की ओर, है ना? ये भी रुधिर के द्वारा होगा। ठीक है, ये भी रुधिर के द्वारा ही होगा। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से कहां भेजना है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से कहां भेजना है सर? कार्बन डाइऑक्साइड को उत्तकों से कूपिकाओं की ओर भेजना है। ठीक है,
अब कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीके से जाएगी, सुन लेना। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन 3 तरीके से होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन 3 तरीके से होगा, 3 तरीके से होगा, सुनना। एक तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड अपना रूप बदल कर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अपना मेकअप वेकअप करके जाएगी। ठीक है, बाहर जाना है उसको तो अपना कार्बन डाइऑक्साइड अपना मेकअप वेकअप करके जाएगी। दूसरी, गाड़ी में बैठकर जाएगी। और तीसरी, ऐसे प्लाज्मा में तैरती भी जाएगी। 3 तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी। 3 तरीके से कैसे बच्चों? 3 प्रकार से। ठीक है, तो अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार से कौन सा? ठीक है, एक तो बायकार्बोनेट के रूप में, मतलब लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड बायकार्बोनेट के रूप में जाएगी। बायकार्बोनेट होता है बच्चों HCO3-, अब यह सोडियम बायकार्बोनेट के रूप में 70% कार्बन डाइऑक्साइड मेकअप वेकअप करके इस रूप में जाएगी। फिर दूसरी, 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में हीमोग्लोबिन से जुड़कर जाएगी। और हीमोग्लोबिन से जुड़कर मतलब उसको हम कहते हैं बच्चों कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इसे क्या कहते हैं? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। पढ़ेंगे सब, बताऊंगा ये। 20 से 25% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर। और बची हुई 7% कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर प्लाज्मा में घुलनशील रूप में। ठीक है, तो देखो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीके से बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 3 तरीके से उत्तकों से कूपिकाओं की ओर जाएगी। 70% कार्बन डाइऑक्साइड तो अपना मेकअप वेकअप करके किस रूप में जा रही है? मेकअप मतलब बायकार्बोनेट के रूप में जाएगी, सच धज के। 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड के लिए गाड़ी आएगी। कौन सी गाड़ी? हीमोग्लोबिन। तो समझ रहे हो, हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को तो कूपिका से उत्तकों की ओर ले जा रहा है, और अब उत्तक में कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर कूपिकाओं तक लेकर जाएगा। तो हीमोग्लोबिन सिर्फ ऑक्सीजन को नहीं, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है। 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड इस रूप में जाएगी, और बाकी 7% कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर प्लाज्मा में डायरेक्ट जा रही है बेटा। कमलदीप जी, 7% डायरेक्ट जा रही है। 7% कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर प्लाज्मा में तैरती भी जा रही है। डायरेक्ट कितनी जा रही है? 7%। डायरेक्ट रुधिर में तैरते हुए 7% जा रही है। ठीक है भाई, क्लियर बात है। अब इसको पूरा इसको समझे, बढ़िया तरीके से समझते हैं बच्चों, मजा आएगा। अब इसको पूरा डायग्राम से समझाता हूं, मजा आएगा आपको। अब देखो बच्चों, आप लोगों को पूरा सिस्टम समझाता हूं। ये पूरा सिस्टम को डायग्राम से समझेंगे, मजा आ जाएगा बेटा। ठीक है राज जी, थोड़ा सा बेटा वेट करो, आएगा यार। ठीक है ना, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण कैसे हो रहा है बता रहा हूं। अब सुन लो एक बार, मजा आएगा आपको। इधर देखो, ये क्या किया सर, अब इधर समझना बच्चों। ठीक है, ये सुन लो, ये मेरे पास उत्तक है। ठीक है ना, ये अपन ने ले लिया सर उत्तक। ठीक है ना,
और यहां पर ले लेते हैं सर कूपिकाएं। ठीक है ना, ये अपने पास है कूपिका। तो सर उत्तक, ठीक है, और ये बीच में, अरे तेरी, और ये अपने पास रुधिर, यही तो है अपने पास ब्लड, है ना भाई। तो उत्तक से क्या करना है हमको समझ आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड को भेजना है, भेजेंगे कूपिका तक। आओ कैसे भेजेंगे, सुनो सुनो, आओ मजा आएगा। अब यहां पर ये पूरा क्षेत्र, सुनो एक चीज, अब एक चीज आप समझना, ये पूरा जो भाग है, ये पूरा जो है ना बच्चों, इसको अपन उत्तक क्षेत्र कह सकते हैं। भाई इस पूरे क्षेत्र को मैं क्या कह सकता हूं सर, ये पूरा उत्तक और उसका रुधिर, इसको अपन उत्तक क्षेत्र कह सकते हैं। इस पूरे को मैं उत्तक क्षेत्र कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं सर। और सर इस क्षेत्र को, ये पूरा क्षेत्र कूपिका क्षेत्र कह सकता हूं। इस पूरे क्षेत्र को कूपिका क्षेत्र कह सकता हूं सर। है ना, सही बात है भाई। कूपिका और उसके पास वाला रुधिर कूपिका का क्षेत्र है, और उत्तक और उसके पास वाला रुधिर उत्तक क्षेत्र है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आएगी, सुनो, अब सुनो यार ध्यान से, मजा आएगा। अब उत्तकों में कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित होगी सर, बिल्कुल होगी सर। उत्तकों में कार्बन डाइऑक्साइड है सर। अब ये उत्तक में कार्बन डाइऑक्साइड विसरण के द्वारा कहां पर आएगी सर, रुधिर में विसरण होगा, है ना। उत्तक और रुधिर में विसरण होगा बच्चों, या गैसों का आदान प्रदान, क्योंकि उत्तक में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, वो विसरण करके कहां आ गई, ब्लड में आ गई, आ गई ब्लड में, रुधिर में आ गई। अब मैं आपसे कह रहा हूं लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड है ये यहां पर कहां जाएगी, सुनो, ये अब जाएगी, सुनना, ये कहां आ गई सर, ये कौन सी कोशिकाएं हैं सर, आरबीसीज। ये अब कहां प्रवेश करेंगी, आरबीसीज में। यही तो अपने पास क्या है भाई, आरबीसी, लाल रक्ताणु कोशिका, है ना भाई। अब सुनना, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से कहां प्रवेश करेगी सर, ये प्रवेश कर गई आरबीसी में, कर गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्तकों से सर विसरण के द्वारा रुधिर में आई, रुधिर से आरबीसी में आ गई। अब आरबीसी में ये कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करेगी, और जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद अम्ल बनाएगी, जिसको हम कहते हैं H2CO3। ये कार्बोनिक अम्ल है, इसे कहते हैं बच्चों कार्बोनिक एसिड। और सर इसमें एंजाइम काम करती है, आरबीसी के अंदर जो एंजाइम होती है उसे कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये सबसे तेज एंजाइम होती है बच्चों, हमारे शरीर में सबसे तेज काम करने वाली एंजाइम है, ठीक है। हमारे शरीर में सबसे तेज काम करने वाली एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस है। इसकी ज्यादा मात्रा आरबीसी में होती है, इसकी ज्यादा मात्रा आरबीसी में होती है, थोड़ी बहुत मात्रा रुधिर प्लाज्मा में होती है, ठीक है। समझ लो यार, बहुत आसान समझा दूंगा। कार्बन डाइऑक्साइड उत्तकों से रुधिर में आई,
और रुधिर से होते हुए आरबीसी में चली गई। आरबीसी में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा वो कार्बोनिक एसिड बनाती है। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब ये कार्बोनिक एसिड आपको पता है कमजोर अम्ल होता है बच्चों, ये कमजोर होता है तो ये H+ और बायकार्बोनेट आयन में टूट जाता है। कार्बोनिक अम्ल कमजोर अम्ल होता है बच्चों, ये H+ और बायकार्बोनेट में टूट जाता है। टूट गया तो देखो 70% कार्बन डाइऑक्साइड, 70% कार्बन डाइऑक्साइड मेकअप के बाद बायकार्बोनेट में बदल गई। अरे ये बदली की नहीं बदली, अब ये बायकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में आएंगे। ये बायकार्बोनेट आयन अब कहां पर प्रवेश करेंगे? आरबीसी से प्लाज्मा में। ये कौन सा भाग है सर? ये रुधिर प्लाज्मा है। आरबीसी के बाहर क्या होता है? रुधिर प्लाज्मा है। तो सर ये कार्बोनिक अम्ल, ये सोडियम ये बायकार्बोनेट रुधिर प्लाज्मा में आ गया आरबीसी से। अब देखो संतुलन बिगड़ा सर, क्योंकि ऋणात्मक आवेश, ये आवेश है सर, ये आवेश बाहर आया है सर, ये आवेश बाहर आया है। तो सर संतुलन बनाए रखने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए उतने ही क्लोराइड आरबीसी में प्रवेश करेंगे। जितने बायकार्बोनेट आयन, सुनना, जितने बायकार्बोनेट आयन आरबीसी से प्लाज्मा में गए हैं, ऋणात्मक आवेश के संतुलन के लिए, संतुलन बनाने के लिए उतने ही क्लोरीन, उतने ही क्लोरीन आरबीसी में प्रवेश करेंगे। इसको हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, या इसे हम हैम्बर्गर फिनोमिनन कहते हैं बच्चों। समझे भाई? बायकार्बोनेट आयंस बाहर आ गए, बायकार्बोनेट आयंस आरबीसी से रुधिर प्लाज्मा में आए, तो ऋणात्मक संतुलन बिगड़ा। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए उतने ही क्लोराइड वापस आरबीसी में चले गए, तो माइनस माइनस संतुलन बन गया। अब ये बायकार्बोनेट आयन सोडियम के साथ जुड़ेंगे भाई, ये सोडियम बायकार्बोनेट, और ये सोडियम बायकार्बोनेट आपके पास कहां पर पहुंचेगा? कूपिका के क्षेत्र में। तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड, समझ रहे हो? ये 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सोडियम बायकार्बोनेट या बायकार्बोनेट के रूप में कूपिकाओं में जा रही है। समझ लो वापस। तो आपके पास क्या हुआ? उत्तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्तकों से कहां आई? उत्तकों से सर ब्लड में आई, ब्लड से आरबीसी में गई। आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होती है, इसने कार्बन डाइऑक्साइड और जल को रिएक्ट करके कार्बोनिक अम्ल बनाया। यह कमजोर अम्ल था, टूट गया। किसमें टूट गया? H+ और बायकार्बोनेट में टूट गया। अब यह बायकार्बोनेट जैसे ही आरबीसी से प्लाज्मा में आया, बायकार्बोनेट आयन आरबीसी से प्लाज्मा में आया, संतुलन बनाए रखने के लिए उतने ही क्लोराइड वापस आरबीसी में चले गए। संतुलन बन गया, इसको क्लोराइड शिफ्ट हैम्बर्गर फिनोमिनन कहेंगे। अब ये सोडियम बायकार्बोनेट वापस जाएगा यहां पर। अब सर यहां पर क्या होगा? सुनो सुनो, अभी पूरा सिस्टम क्लियर नहीं हुआ है, अभी पूरा सिस्टम मजा आएगा। अब सर कूपिका के क्षेत्र में क्या होगा? अब सर कूपिका के क्षेत्र में क्या होगा बता रहा हूं। कूपिका के क्षेत्र में सर ये सोडियम बायकार्बोनेट है, सुनना, ये सोडियम बायकार्बोनेट है ना, है ना? अब ये सोडियम बायकार्बोनेट जो है, अब सोडियम बायकार्बोनेट जो है, इससे क्या होगा? इससे सर ये देखो, इससे क्या होगा? अब ये सोडियम बायकार्बोनेट से सोडियम अलग होगा और बायकार्बोनेट,
निकल गया, निकल गया। यहां तक सबको क्लियर है? ये सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम अलग हो गया बच्चों। अब ये सोडियम, अब क्या होगा, यहां पर क्लोराइड, यहां पर जो क्लोराइड था आरबीसी में वो वापस निकल जाएगा। ये क्लोराइड वापस प्लाज्मा में आ जाएगा और ये सोडियम के साथ जुड़कर वापस लवण बना लेगा। तो यहां पे तो क्लोराइड अंदर गया था बच्चों, यहां पर क्लोराइड आरबीसी में गया, यहां पर क्लोराइड वापस बाहर निकल गया। समझ रहे हो? कूपिका के क्षेत्र में क्लोराइड वापस बाहर आ जाएगा। उत्तक क्षेत्र में तो क्लोराइड अंदर गया था आरबीसी में, उत्तक क्षेत्र में जो अंदर गया था क्लोराइड वो वापस बाहर निकलकर सॉल्ट बना देगा कूपिका के क्षेत्र में, क्योंकि अब तो वो बाइकार्बोनेट चला जाएगा। तो आप समझो क्लोराइड अंदर कब जा रहा है, बाहर कब निकल रहा है? उत्तक क्षेत्र में क्लोराइड आरबीसी में जा रहा है और कूपिका के क्षेत्र में क्लोराइड वापस बाहर निकल रहा है प्लाज्मा में, आरबीसी से प्लाज्मा में। आरबीसी से प्लाज्मा में आ गया। ये बात सबको समझ आ गई? ये बात सबको समझ आ गई? ये बात सबको समझ आ गई? उत्तक क्षेत्र में और कूपिका के क्षेत्र में। अब 2 पॉइंट सुन लो, 2 पॉइंट सुन लो। पहला तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस के बारे में, पहला कार्बोनिक एनहाइड्रेस के बारे में। पहला पॉइंट कार्बोनिक एनहाइड्रेस के बारे में। तो पहला पॉइंट तो यह है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम अधिक मात्रा में आरबीसी में पाई जाती है तथा इसकी कुछ मात्रा रुधिर प्लाज्मा में भी होती है। ठीक है, और ये कर क्या रही है बच्चों? है ना भाई? ये है आपके पास इस अभिक्रिया का उत्प्रेरण करती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस। सही बात है बच्चों। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस की एंजाइम अधिक मात्रा में आरबीसी में पाई जाती है, इसकी कुछ मात्रा रुधिर प्लाज्मा में भी होती है। सही बात है। HCO3 कहां से आई? इधर बनाना बेटा। यह कार्बोनिक एसिड जब टूटा तब HCO3 बनाना बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड और जल ने कार्बोनिक अम्ल बनाया। यह कार्बोनिक अम्ल टूटा किसमें? H+ और बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट ऐसे आया ना बेटा, ये रहा, और 70% कार्बन डाइऑक्साइड इस बाइकार्बोनेट के रूप में ही तो जाएगी बेटा। क्लोराइड इफ्लक्स है, ये क्लोराइड इफ्लक्स है, मतलब क्लोराइड बाहर निकल रहा है ना। ये देखो बेटा, ये क्लोराइड इफ्लक्स लिखा है मैंने, बाहर निकल रहा है। या ऐसा लिख लो, क्लोराइड आयंस
आरबीसी से बाहर निकलते हैं। ठीक है बेटा, ये बाहर निकल गए यहां पर। अब सुनो, हां हीमोग्लोबिन इधर देखो, अब यहां पे। अच्छा, अब एक चीज सर, बाकी 20 से 25%, ये भी चीज देख लो यहां पर। ये समझ आ गया बात सबको? एक जबरदस्त चीज और बताऊंगा अभी, एक जबरदस्त चीज और बता रहा हूं। एक पॉइंट पहले याद रख लो, फिर एक जबरदस्त चीज बता रहा हूं। देखो, अब 100 ml ब्लड, कूपिकाओं तक 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड स्थानांतरित करता है। यह डेटा एनसीईआरटी का है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़ने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इतना गारंटी दे रहा हूं। इतना आप लोगों को बार बार गारंटी दे रहा हूं, आपको एनसीईआरटी पढ़ने तक की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी खोल के भी नहीं देखोगे तो भी सारे सवाल इससे हो जाएंगे, एक भी सवाल उससे नहीं आएगा अलग। अब एक बार वापस देख लेते हैं। 100 ml ब्लड कूपिकाओं तक 4 ml ले जा रहा है, ऑक्सीजन 5 ml ले जा रहा था। अब एक चीज वापस सुन लो, अब एक चीज सुन लो, ये वाला सिस्टम तो क्लियर हो गया। सर, उत्तक में कार्बन डाइऑक्साइड आई, उत्तकों से ब्लड में गई, ब्लड से आरबीसी में गई, आरबीसी में कार्बन डाइऑक्साइड जल ने मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाया, कार्बोनिक एसिड टूटा, बाइकार्बोनेट आयन, इसमें एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज थी। ये बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से प्लाज्मा में निकले, संतुलन बनाए रखने के लिए क्लोराइड वापस आरबीसी में चले गए, आरबीसी में प्रवेश कर गए। फिर ये सोडियम बाइकार्बोनेट कूपिका में पहुंचेगा, कूपिका के क्षेत्र में वो क्लोराइड वापस बाहर आकर लवण बना देगा। तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड तो यहां पर पहुंच गई। ठीक है सुमित जी, अब तो क्लियर है। अब मुझे एक चीज बताओ, एक नई चीज बता रहा हूं जो एनसीईआरटी में नहीं है। एक चीज मैं बता रहा हूं जो एनसीईआरटी में नहीं है, ध्यान से सुनना। एक एनसीईआरटी में जो चीज नहीं है वो बता रहा हूं। देखो, कूपिका में एक पॉइंट ये बता रहा हूं बच्चों जो एनसीईआरटी में नहीं है, यहां लिख देता हूं। ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है बट समझना जरूरी है। देखो, कूपिका के क्षेत्र में क्या हुआ, कूपिका के क्षेत्र में ये सोडियम बाइकार्बोनेट आया, सोडियम अलग हो गया, बाइकार्बोनेट अलग हो गया। अब मुझे बताओ, अब इस बाइकार्बोनेट से CO2 निकालनी है ना। अरे मुझे बताओ सर, आपने कार्बन डाइऑक्साइड को मेकअप, कार्बन डाइऑक्साइड ने मेकअप थोप कर बाइकार्बोनेट तो बना लिया, अब वापस मेकअप हटाना भी तो पड़ेगा। अरे बाइकार्बोनेट आयन से वापस CO2 जोड़ना पड़ेगा ना। ये कैसे होगा सर? बाइकार्बोनेट आयन से वापस H+ जुड़ेगा, फिर ये कार्बोनिक एसिड बनेगा, और सर ये आपके पास फिर CO2 निकलेगी, रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब सर सवाल ये है, सुनो, सवाल आपका ये होना चाहिए, सर ये H+ कहां से आया, ये H+ कहां से आया? तो बच्चों ये H+ जो है ना, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन देता है, समझ रहे हो? ये H+ ऑक्सी हीमोग्लोबिन H+ देगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन H+ देगा। अब मुझे एक चीज बताओ, जब कोई H+ देता है तो वो अम्ल होता है या क्षार्य होता है? मुझे एक चीज बताओ, जब कोई H+ देता है, यदि कोई H+ देता है तो वो एसिड होता है या नहीं? तो सर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन अम्ल के रूप में कार्य करता है।
और H+ दान करता है, और ये H+ CO2 निकालने में काम कर रहा है, ये H+ CO2 निकालने में काम कर रहा है बच्चों। इसको हेल्डेन प्रभाव कहते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ समझा रहा हूं। ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है, ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको समझा तो दूं कि सर कूपिका के क्षेत्र में बायकार्बोनेट से CO2 कैसे निकलेगी। कूपिका के क्षेत्र में बायकार्बोनेट आयन से CO2 निकालने में, ठीक है, इसको मैं वापस यहां लिख देता हूं, सुनो। तो क्या हो रहा है, कूपिका के क्षेत्र में, कूपिका के क्षेत्र में बायकार्बोनेट आयंस, कूपिका के क्षेत्र में बायकार्बोनेट आयन से CO2 निकालना है, बायकार्बोनेट आयन से CO2 निकालना है, और बायकार्बोनेट आयन से CO2 निकालने में ऑक्सी हीमोग्लोबिन ने अम्ल दिया, H+ दिया, तब यह संभव हुआ। यह नोट एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, सिर्फ समझा रहा हूं, तो आपको ध्यान में रखना है। कूपिका के क्षेत्र में बायकार्बोनेट आयन से CO2 निकालने में ऑक्सी हीमोग्लोबिन H+ देता है, मतलब अम्ल के रूप में कार्य करता है। इसे हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं बच्चों। यह सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है यार, मानव कार्यकी में हर कॉन्सेप्ट जरूरी है, भले एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने लिख दिया, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन समझना तो चाहिए भाई। कूपिका के क्षेत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट आया था, सोडियम हट गया, यह सोडियम क्लोराइड से निकलकर सॉल्ट बना देगा। अब सर ये बाइकार्बोनेट आयन से CO2 कैसे निकलेगी? तो सर बाइकार्बोनेट आयन से CO2 निकालने में ऑक्सी हीमोग्लोबिन ने H+ दिया, और ये H+ कार्बोनिक अम्ल वापस बना और वो टूट गया। तो कूपिका के क्षेत्र में बाइकार्बोनेट आयन से CO2 निकालने में HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन H+ देता है, अम्ल के रूप में कार्य करता है। इसको हेल्डेन प्रभाव कहते हैं बच्चों। ठीक है यार, देखो मानव कार्यकी में तो नॉलेज चाहिए यार, मानव कार्य के आगे डॉक्टर बनोगे यार, आप लोग दुआएं दोगे, आपके एमबीबीएस में काम आएंगी चीजें, याद रखना। ये नोट्स आपके एमबीबीएस तक काम आएंगे बच्चों, याद रखना। ठीक है यार, हो सकता है देखो यार आप लोग, मैं फिर बता रहा हूं यार, कल आप लोगों ने देखा होगा इतने सारे बच्चे बेचा सिलेक्ट होकर आए थे, आपने देखा उनकी गांव की क्या हालत थी बेटा, उनके गांव में कितनी परेशानियां थी, उनके माता पिता में कितनी परेशानियां थी। आप सोचो यार, आपके माँ बाप ने कितना मेहनत करके, यार देखो एक चीज बताऊं बच्चों यार, हो सकता है यार आप लोग ऐसे मेरे से दुखी हो, एक संभावना है कि सर आप तो बॉटनी पढ़ाते थे, सर आप जूलॉजी थोड़ी पढ़ाते थे, आप तो बॉटनी पढ़ाओ। तो एक चीज याद रखना बच्चों, अगर आपने शेर को, याद रखना, अगर आपने शेर को जंगल में शिकार करते हुए नहीं देखा है, इसका यह मतलब नहीं है कि शेर शिकार नहीं करता। ठीक है बेटा, 19 साल हो गए बेटा पढ़ाते हुए, ऑफलाइन में तो बॉटनी जूलॉजी दोनों पढ़ाई थी बेटा। ठीक है, मैं जूलॉजी भी पढ़ाता हूं बेटा। अब ठीक है, आप लोगों में से कुछ ऐसे होंगे, नहीं सर हम तो आपसे पढ़ते ही नहीं, हम तो यहाँ पे स्पैम करने आए हैं सर, हम तो स्पैम करके चले जाएंगे सर, रेटिंग खराब कर देंगे आपकी सर। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बट यार मेरी कोशिश ये रहती है बेटा, देखो मैं फ्लाइट से सुबह बिल्कुल नहीं सोया हुआ हूं, सुबह नोएडा था बेटा, नोएडा से दिल्ली आया, नोएडा से दिल्ली तक का सफर 1.5 घंटे का था। ठीक है, उसके बाद एयरपोर्ट पे आया, उसके बाद 1.5 घंटे की फ्लाइट थी, सीधा यहां से कैब पकड़ के घर पे भी नहीं गया बेटा, मैंने आपको बैग भी दिखाया, सीधा आया ताकि आप लोगों की क्लास का नुकसान ना हो यार। ठीक है, क्लास की नुकसान ना हो, बस इसलिए आप लोगों के लिए आया था। कोशिश पूरी कर रहा हूं बेटा चीख चीख के कि आप लोगों को चीजें आसान करके बता दूं, और इतना विश्वास दिलाता हूं, आप एनसीईआरटी ना भी पढ़ो ना बच्चों, एनसीईआरटी ना भी पढ़ो ना, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, नोट्स के बाहर एक भी सवाल नहीं जाने दूंगा यार। ठीक है बेटा, इतनी विनती आप लोगों से कर सकता हूं। कमेंट में आप अगर आप चैट करते हो बेटा तो नुकसान आपका ही है। इतना सोचना यार, आपके माता पिता ने इतना मुश्किल से कोर्स दिलाया है, ठीक है, इतनी मेहनत का पैसा से कोर्स दिया है बेटा, और अगर आप फिर भी आप चैट करोगे बेटा तो ये क्राइम हो गया यार, ये तो आप गुनाह कर रहे हो यार।
इतनी मेहनत का पैसा, उनके खून पसीने का पैसा अगर आप चैट में उड़ा दोगे तो क्या ही होगा यार, बताओ। मत करो यार, मेरी आप लोगों से विनती है, मत करो यार। अपने माँ बाप का सोचो कि वो कितना मेहनत कर रहे होंगे यार, कितनी मेहनत से, कितने खून पसीने से पैसा घर पे ला रहे होंगे, और आप लोगों को कोर्स दिलाया ताकि आप उनकी तकलीफों को, उनकी परेशानियों को दूर कर सको। तो उस पर ध्यान दो यार बेटा, ठीक है। तो ये बात सबको क्लियर है, यहां तक ये मैंने बता दिया बेटा। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस वाला सिस्टम है ना बच्चों, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तक का सिस्टम सबको अपन ने परिवहन देख लिया भाई। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, एक सवाल कर लें अब। एक सवाल कर लेते हैं बच्चों आज, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आ जाओ आ जाओ। एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप फटाफट देख लो यार, सही कथन का चयन करना है। आखिरी सवाल आज का, आज का आखिरी सवाल है, सही कथन का चयन करना है। आओ देखें, 68% बच्चों ने सही जवाब दिया है भाई। दिलकेश जी हैं, हमेशा साक्षी जी हैं, मिस्टर शाह, लालचंद, अमीकेश, रावल, गौरव, लव्य, कार्तिक, हम भी हैं। बहुत बहुत बढ़िया बच्चों, इधर देख लो यार। कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की अधिक मात्रा रुधिर प्लाज्मा में होती है, गलत। अधिक मात्रा आरबीसी में होती है बेटा। कार्बोनिक हाइड्रेट्स की ज्यादा मात्रा आरबीसी में होती है, रुधिर प्लाज्मा में कम होती है। 100 ml ब्लड 5 ml कूपिक, गलत। 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड ले जाता है बेटा। फिर 100 ml ब्लड 4 ml ऑक्सीजन नहीं, सामान्य अवस्था में 5 ml ऑक्सीजन। तो ये भाई 70% कार्बन डाइऑक्साइड, 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में ही स्थानांतरित होती है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज याद रखना यार। और हमेशा देखो, अब लास्ट में आज इतना ही कर पाएंगे यार आज, ठीक है। इतना कहना चाहूंगा कि जब भी आप लोगों ऐसे डीमोटिवेट हो रहे हो, या जब आपको लगता है डिस्ट्रैक्शन में, जब भी आपको लगे कि सर मैं तो क्लास में आके टाइम खराब कर सकता हूं सर, मैं तो क्लास में आके कुछ भी कर सकता हूं सर, कुछ भी कमेंट कर सकता हूं, किसी को कुछ भी कर सकता हूं, जब ऐसी इस नियत के साथ कभी डिस्ट्रैक्शन होना बेटा,
तो हमेशा अपने माँ बाप को देखना दिन भर, और उनके दिन भर की दिनचर्या देखना कि वो आप लोगों से कितनी उम्मीद लगा के बैठे हैं, आप लोगों के लिए कितना परिश्रम कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखना है, जिस समय आपको लगे कि यार आज सर आज दिन खराब हो गया, आज नहीं पढ़ रहा, आज मेहनत नहीं कर रहा, उस दिन अपने माँ बाप को जरूर देख लेना बच्चों। और उस दिन उन माँ बाप को देखना कि वो बेचारे पूरे दिन आप लोगों के चक्कर में कितना मेहनत कर रहे हैं। बस अपने आप आपको लगेगा कि आप खुद गलत कर रहे हो, और अपने आप आपको सही दिशा मिल जाएगी बच्चों। ठीक है भाई, चलो फिर यार बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। चलो यार, बहुत बहुत धन्यवाद सबको।